नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम RDBMS में आगे पढ़ाई शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको रिवीजन करवाया था कि किस प्रकार से चीज़ें होती है और क्या क्या हमने आज तक पढ़ लिया है। उसके बाद में हम SQL प्लस का प्रारंभ करते हैं, पर उसके कुछ बेसिक्स नियम हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसकी बेसिक हिस्ट्री है, उसको हमें पहले पढ़ लेना चाहिए। RDBMS में SQL किस प्रकार से सहायक है वो हम पढ़ लेते हैं, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, वही मैं आज यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तो इसमें ये कहा गया है कि SQL का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो सामान्यतः इसे SQL या SQL कहा जाता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो RDBMS के अनुसार डाटा का प्रबंधन करता है। मैंने आपको क्या समझाया था कि जैसे हम ER मॉडल का भी उपयोग करते हैं तो अलग अलग जो टेबल्स होती है, अलग अलग एंटिटीज जो होती है, उनका प्रयोग करते हुए, उनको आपस में जोड़ते हुए, उनके आपस में रिलेशनशिप बनाते हुए हम अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही SQL के अंदर भी ये सुविधा प्राप्त होती है कि आप जो RDBMS के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाए। तो रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन जो हमने आज तक पढ़ी है, फिर जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसके कुछ लाभ हैं, कुछ फायदे हैं। वो क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं, वो हम देखते हैं। कि सबसे पहली बात तो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू यूज़ है। अगर किसी चीज़ को आपको समझना आसान हो गया तो उसे काम लेना भी आसान हो जाएगा। जैसे आप सोच के देखो कि एक ज़माने में कंप्यूटर आते थे तो उसके अंदर विंडो डोस होता था। डोस के अंदर काली स्क्रीन होती थी, सारे कमांड आपको लिखने होते थे, एंटर मारने होते थे, काम होता था उसके अंदर। उसके बाद विंडो 98 आया, 95 आया, उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी चीजें थी जो काम कर सकते थे, बाकी सारा काम आपको डोस एनवायरनमेंट में करना होता था। फिर विंडो XP आया, उसके बाद विंडो 8 आया, उसके बाद विंडो 10 आया। आप 10 पे काम कर रहे हैं, आप उसको सब चीजें आपको पता है कैसे काम पर जाना, इजी टू यूज है। उसके बाद में जो मोबाइल आया, मोबाइल आपने देखे होंगे, पहले जो थे उसके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होते थे, कभी ये बटन दबाओ, कभी वो बटन दबाओ। अब आपको सीधा टच स्क्रीन है, आपने बटन दबाया और आपका काम हो गया। तो ये क्या हुआ, समझने में आसान है, इसलिए काम करने में भी ये आसान है, इस प्रकार की चीज। दूसरा, डाटा इंडिपेंडेंस जो है, डाटा एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। डेटाबेस के नियम के अनुरूप डाटा को स्वतंत्र रूप से संग्रहित करना आवश्यक होता है, ताकि आवश्यकता होने पर वांछित डेटा को आसानी से प्राप्त कर सकें। जैसे हमने नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में पढ़ा था, हमने 50 जगह डाटा को अपना स्टोर कर दिया, उसको सेव कर लिया। तो उससे क्या होगा कि जब मैं अगर एक जगह का डाटा एक्सेस करूंगा तो दूसरी जगह का डाटा भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वहां का डाटा भी मेरे बिना किसी मतलब में एक दूसरे के साथ ट्रेवल नहीं करेगा। जैसे मुझे किसी एम्प्लॉय का सिर्फ नाम चाहिए, तो मुझे उसके सैलरी से कोई मतलब नहीं है, वो कहाँ काम कर रहा है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने क्या किया कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसका एक अलग टेबल बना दी और एम्प्लॉय डिटेल्स की अलग टेबल बना दी। तो हम जब डिटेल वाली टेबल को देखेंगे तो हम जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसके बारे में वो आसानी से मिल जाएगी, और जो इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी। इस प्रकार से हमने देखा कि डाटा स्वतंत्र हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद है कि फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता, कि भैया फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, आप कुछ भी करना चाहो सारे काम हो जाएंगे इसके अंदर। जैसे आपने कहा कि इसको आप लिंक करवा सकते हो, अलग अलग टेबल के अंदर आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हो, आप चाहते हो तो इसके अंदर इसको मूव करवा सकते हो, वापस से ला सकते हो, और इसके अंदर लोचनशीलता होती है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर हमने कुछ ही दिनों पहले पढ़ा कि इसकी डेटा की सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। इस डेटाबेस में सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो SQL या फिर SQL है उसका क्या इतिहास है। सन 1970 में EF कोड, एडगर फ्रैंक कोड ने RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर एक ACM नाम का जनरल में एक डाटा मॉडल को प्रस्तुत किया। उसने कुछ नाम दिया था। इन्होंने नॉर्मलाइजेशन फॉर्म भी आपको दिया था, इसको निर्णायक माना गया था। उसके बाद में IBM नाम की कंपनी थी, इसने इसके ऊपर काम किया। 70 के दशक में रिलेशनल सॉफ्टवेयर इंक, जो बाद में ओरेकल कॉरपोरेशन बना, वो जो दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस कंपनी का नाम क्या है, ओरेकल कॉरपोरेशन। ये आप ध्यान रखना, कभी आपको पूछा जा सकता है। ये अलग अलग चीजें जो हैं, अलग अलग प्रकार के
सॉफ्टवेयर जो बाद में आए, जो DB2 हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल हो गया, सर्वर माई एसक्यूएल हो गया, ये अलग अलग प्रकार के डाटाबेस आए। उनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ओरेकल डाटाबेस है, जिसका उपयोग हम डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए RDBMS को मैनेज करने के लिए करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कोड जो थे, EF कोड, जिन्होंने ये सारा RDBMS का कॉन्सेप्ट शुरू किया, उन्होंने कुछ नियम दिए थे। उन नियमों को हम आज पढ़ेंगे। और वो क्या नियम थे? ये लगभग आपके 12 नियम हैं। 12 नियम को आज हम पढ़ेंगे और हम इसको समझेंगे भी। रिलेशनल कैपेबिलिटी, रिलेशनल कैपेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ कि एक टेबल, एक एंटिटी दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। इसके अंदर ऐसा ना हो कि वो दो चीजें उसके अंदर है, दो अलग से पड़ी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो फॉरेन की प्राइमरी की वाला कॉन्सेप्ट था कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाए, वो रहना चाहिए उसके अंदर। तो इसमें क्या लिखा है कि इस नियम के अनुसार डेटाबेस में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो अपने आप को मैनेज कर सके, अर्थात वे स्वयं की देखरेख कर सके। एक रिलेशनल डाटाबेस में डाटाबेस को संग्रहित डेटा सूचना की देखरेख व उसे नियंत्रण करने के लिए अपनी रिलेशनल क्षमताओं के उपयोग की क्षमता होनी चाहिए। यह सुविधा होनी चाहिए कि हम उससे क्वेरी कर सकें। ठीक है, तो अगर ये तो था सबसे बेसिक चीज कि अगर रिलेशन होगा किसी दूसरे इसके साथ में, अगर वो दो टेबलों के मध्य रिलेशन होगा तभी तो रिलेशनल डेटाबेस होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो ये आपका था नियम 0, ये 0 नियम था, ये शून्य नियम था कि ये तो जरूरी है भाई साहब। अगर ये है तो फिर मैं अब आपको 12 नियम समझाऊंगा, जो अगर आप फॉलो करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका डेटाबेस जो है वो कहीं ना कहीं खराब है, घटिया है और दूसरा है। अब उसके अंदर बात करते हैं। पहला है इंफॉर्मेशन रूल। इंफॉर्मेशन रूल क्या कहता है? इस नियम के अनुसार रिलेशनल डेटाबेस में इंफॉर्मेशन हमेशा एक ही प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। ये प्रारूप सारणी प्रारूप मतलब टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, अर्थात सूचना या डेटा का प्रवेश भी सारणी फॉर्मेट या मतलब टेबल फॉर्मेट में ही किया जाना चाहिए तथा पुनः प्राप्ति भी इसी प्रारूप में होना चाहिए। अब सोच के देखो कि आपने स्टूडेंट का डाटा डाला, उसके अंदर आपने रोल नंबर डाला 101, नाम डाला राजू, आपने क्लास डाली BA, ऐसे करके आपने यूं ही डाल दिया उसके अंदर, टाइप करते गए और कुछ मतलब नहीं है, समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, आपने टेबल के रूप में डाला, कोई रोल नंबर लिखा, नाम लिखा, क्लास लिखा, 101 लिखा, राजू लिखा, ये समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। पर जब हमने उसको वापस बोला कि भैया आप अपना डाटा रिट्रीव करके दो, हमने एक क्वेरी दी उसके अंदर, फिर पता चला कि उसने उस तरीके से दे दिया 101 ऐसे राजू BA, फिर कुछ भी इसके अंदर डाल के दे दिया, अपने को समझ में नहीं आएगा। तो जिस फॉर्मेट में, जो कि टेबल फॉर्मेट है, फॉर्मेट में डालो टेबल में, तो आपको टेबल में ही आउटपुट आना चाहिए, तभी आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, तभी आप उस डेटा का यूज ले पाएंगे सही तरीके से। तो पहला क्या हो गया? इंफॉर्मेशन रूल। इंफॉर्मेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए और किस प्रकार से उसके अंदर जाएगी और किस प्रकार से उसको निकाल पाएंगे आप। उसके बाद क्या है? गारंटेड एक्सेस रूल। इसके अंदर क्या है कि इस नियम के अनुसार रिलेशनल डाटाबेस में समस्त डाटा इस प्रकार से संग्रहित किया जाए कि आवश्यकता पड़ने पर पूरे डेटा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यदि यूजर प्राइमरी की के साथ किसी कॉलम की मांग करता है तो उससे कुछ ना कुछ जरूर आउटपुट अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती। तो इसके अंदर क्या है कि जो भी आपका डाटा आपने उसके अंदर डाला है, तो एक व्यक्ति जो इसका सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास सारे डेटा पर उसका कंट्रोल होना चाहिए, गारंटेड एक्सेस होना ही चाहिए। तीसरा जो नियम है वो क्या है? सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट्स ऑफ नल। अगर कहीं पर नल होता है तो उसकी जगह कुछ ऐसी वैल्यू डाल दो कि वो नल ना आ रहे। जैसे मैं कहूं कि किसी व्यक्ति ने, किसी स्टूडेंट ने अगर कोई सब्जेक्ट ज्वाइन नहीं किया, तो मैं उसके अंदर डिफॉल्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री डाल देता हूं कि अगर किसी ने कोई सब्जेक्ट ज्वाइन नहीं किया तो आप उसके अंदर हिस्ट्री डाल देना। तो उसकी जगह क्या होगा? फिर वो खाली जगह नहीं बचेगी। अगर मैं कहीं कहूंगा कि कोई बच्चा अगर अपनी क्लास नहीं डालता है तो उसको BA में डाल दो, अगर वो BA, BSc और BCom में से अगर वो क्लास नहीं डालता है, क्लास चूज नहीं करता है, तो उसको BA में डाल दो। ये क्या हो गया? आपने नल को अवॉइड करने की क्षमता है वो प्रकट कर ली, वो डेवलप कर ली।
उसके बाद क्या है कि डेटा कैटालॉग रूल, चौथा है डेटा कैटालॉग रूल। रिलेशनल डाटाबेस का विवरण भी सामान्य डेटा की भांति प्रदर्शित किया जाता है, अतः आरडीबीएमएस की सभी सुविधाओं का उपयोग वे डेटा के विवरण दोनों के लिए किया जाता है। इस नियम के अनुसार ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिससे डाटाबेस के डेटा को डिस्क्राइब किया जा सके। कैसे होगा वो? जैसे क्वेरी के माध्यम से, जब मैं कहूंगा कि ये स्टूडेंट की टेबल है, ये टीचर्स की टेबल है, ये फीस से रिलेटेड टेबल है, ये लाइब्रेरी की टेबल है, ये ऑर्गेनाइजेशन की टेबल है, तो जब मैं उसका विवरण दूंगा, जब मैं उसको समझाऊंगा कि किस टाइप की चीज है, तो हम जब उसके अंदर वापस से सारा डेटा लेना चाहेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि आप लिखोगे कि अगर फीस से रिलेटेड कोई भी डाटा चाहिए तो आप फी लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फी करके आप फीस से रिलेटेड सारा डाटा निकाल सकते हो। उसके अंदर पांचवा नियम है। पांचवा नियम क्या है? कॉम्प्रहेंसिव डाटा सब लैंग्वेज रूल। कॉम्प्रहेंसिव डाटा सब लैंग्वेज रूल, इसके अंदर क्या कहता है कि आरडीबीएमएस के द्वारा डाटाबेस को परिभाषित करने व उसे पुनः प्राप्त करने के लिए अनेक लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट के द्वारा कम से कम एक रिलेशनल लैंग्वेज को सपोर्ट किया जाना चाहिए, जो कि एसक्यूएल है। अगर आप एसक्यूएल आपके पास नहीं होगी, आपने डाटा सारा सेव कर लिया, तो फिर काम का क्या हुआ? अगर आपने पूरा धन, आपने अपना पूरा पैसा एक तिजोरी में इकट्ठी कर दी, अब आप उसके पास चाबी नहीं है आपकी, आप उसके अंदर सिर्फ पैसा डाल सकते हो, वापस नहीं निकाल सकते, देख नहीं सकते कितना पैसा है, तो फिर वो पैसा काम किसका? किस काम का वो पैसा? तो हमारे पास एक चाबी होनी चाहिए जिसके तहत हम उन पैसों तक पहुंच पाए, उनको गिन पाए, उनका यूज ले पाए, उनको खर्च कर पाए। तो इसे हम कहते हैं कि एक सपोर्ट होना चाहिए कॉम्प्रहेंसिव डाटा सब लैंग्वेज रूल को। एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे कि हम अपने पूरे डाटाबेस को आसानी से देख सके, उसके अंदर परिवर्तित कर सके, उसके अंदर चेंजेस कर सके, उसके अंदर नया डाटा डाल सके। तो अब छठा नियम क्या कहता है? व्यू अपडेशन रूल। कोई भी व्यू जिसे सैद्धांतिक रूप से अपडेट किया जा सकता है वह सिस्टम के द्वारा ही अपडेटेबल होना चाहिए। व्यू क्या होता है? जैसे आपने टेबल बनाई, उसके अंदर 1000 टाइप के फील्ड्स आपने डाल रखे हैं। अब आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को सिर्फ 5 व्यूज दिखाना चाहता हूँ, 5 वो दिखाना चाहता हूँ फील्ड, तो आप क्या कहते हो? एक व्यू बना देते हो, एक अलग टाइप का व्यू जिसके अंदर वही चीज दिखेगी जो आप दिखाना चाहते हो। वो अपडेट भी होना चाहिए, परंतु वो अपडेट सिर्फ सिस्टम के द्वारा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो कोई भी यूजर उसको आके अपडेट कर दे। उसको हम क्या कहते हैं? छठा नियम है कि इसका जो अपडेशन है वो सिस्टम के द्वारा ही होना चाहिए। उसके बाद में है हाई लैंग्वेज डीएमएल लैंग्वेज, हाई लेवल डीएमएल लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन में क्या होता है? डाटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, मॉडिफाई करना, उसको देखना, ये सब किसके अंदर आता है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। तो इसको एक ऐसी लैंग्वेज जो होनी चाहिए, एक ऐसा डीएमएल स्टेटमेंट इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि एक ही स्टेटमेंट के द्वारा एक से अधिक रिकॉर्ड पर कार्य किया जा सकते। वह रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत डीएमएल में क्या आता है? इंसर्ट आता है, अपडेट आता है, डिलीट को भी सपोर्ट करना चाहिए, और उसमें भी एक से अधिक, एक से ज्यादा जो कॉलम्स हैं उनको एडिट करने वाला, उसको चेंजेस करने वाला होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए कि 8वां क्या है? फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। कैसे होना चाहिए फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस? इसके अंदर क्या होता है कि फिजिकल लेवल पर डाटा संग्रहित किया जाता है। जैसे मैंने कहीं पर एक रूम के अंदर अपना पूरा डाटा सेव कर दिया एक सर्वर लगाकर, उसके अंदर इस लेवल पर डाटा संग्रहित पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। यदि डाटा के संग्रहण विधि में कोई बदलाव किया जाता है स्टोरेज मेथड में, जैसे पहले मैं हार्ड डिस्क पे कर रहा था, उसके बाद मैं एसएसडी पर कर रहा हूं, अलग अलग टाइप का, तो उसके लेवल पर, तो उसके लिए एप्लीकेशन स्ट्रक्चर पर भी कोई बदलाव किया जाए ये आवश्यक ना हो। जैसे मैं बात करूं कि पहले मैं एक हार्ड डिस्क यूज लेता था, उसके बाद एक एसएसडी यूज लेने लगा। जैसा कि आपने देखा कि जो हार्ड डिस्क होती है वो स्लो होती है, एसएसडी होती है वो फास्ट होती है, परंतु ऐसा ना होना चाहिए कि मेरे इस प्रकार से फास्ट टू स्लो से फास्ट वाले इस मीडियम में गया तो उसका डाटा ही चेंज हो गया, या फिर डाटा की जो परमिशन है वो चेंज हो गई, मेरा एप्लीकेशन समझ नहीं पा रहा कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो इस नियम के, या फिर ये जो डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस के जो नियम है उनके खिलाफ हो जाएगा। 9वां क्या है
लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकली भी वो डाटा आजाद होना चाहिए। किस प्रकार से कि अगर कोई टेबल के व्यू के अंदर, टेबल या व्यू में कोई भी लॉजिकल परिवर्तन करे, इसके लिए प्रोग्राम्स को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैं एक बात करूं कि जैसे मेरे पास जो एक एटीएम की जो पर्ची मिलती है उसके अंदर मेरा अकाउंट नंबर होता है, वो भी आधा, उसके अंदर स्टार स्टार बने होते हैं, और लास्ट बैलेंस होता है, कुछ होता है। मैंने एटीएम से पैसे निकाले तो उसके अंदर भी लिखा आता है स्क्रीन पर कुछ, और ये जो सारा डाटा है वो कहीं पर मेरे एक बैंक के सर्वर पर पड़ा है। अभी सोच के देखो कि जब मेरे पास ये डाटा आया, ये मेरी पर्ची आई, तो ठीक उसी टाइम पर यहां पर भी वो चेंजेस होना जरूरी है। नहीं तो पता चले आप अपने 50,000 में से आपने 25,000 रुपए निकाले और यहां पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो आपके अकाउंट में तो फिर भी 50,000 पड़े हुए हैं, तो बैंक को घाटा हो जाएगा। वो कि एक गलत है, ये एक सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉजिकली भी जो आप यूज के अंदर कोई भी डिफरेंस हो रहा है, तो वो जो चेंजेस हैं, वो जो अपडेशन है, वो जो मॉडिफिकेशन है, वो सब जगह पर रिफ्लेक्ट होना ही चाहिए। ये हो गया। 10वां नियम क्या है? इंटीग्रिटी रूल। इंटीग्रिटी रूल का क्या मतलब हुआ कि अगर यहां पर चेंजेस हो रहा है तो वहां पर भी, और वहां चेंजेस हो रहा है तो सब जगह पर हो, सारी जगह पर हो। ठीक है। और उसके बाद होगा डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। जैसे अभी हमने बात की कि एटीएम पर भी वही डाटा है, सर्वर पर भी वही डाटा है, ये जो सारी हजारों जो ब्रांचेज है वहां पर भी आप अपने फोन नंबर डाल के सारा डाटा निकाल सकते हो। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर तो आपके अलग पैसे दिखा रहे हो, अगर मैं जाके नागौर में बात करूं तो कुछ अलग पैसे दिखा रहा है, मुंबई में जाके अपने बैंक अकाउंट में चेक करूं तो वो अलग पैसे दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन चाहे आप 1000 जगह कर दो, चाहे लाख जगह कर दो, चाहे करोड़ जगह कर दो, डाटा वही का वही रहना चाहिए। ये नियम होता है इसका, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। कि डिस्ट्रीब्यूशन से आजादी है, आप कहीं पर भी डाटा ले जाइए, आपका डाटा वही का वही रहेगा। अब जो लास्ट वाला नियम है, अंतिम नियम है नॉन सबवर्जन रूल। यदि डेटाबेस से रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए कोई इंटरफेस या क्वेरी लैंग्वेज प्रदान की जा रही है, तो वे डेटाबेस में लगी हुई इंटीग्रिटी व सुरक्षा के अनुरूप ही कार्य करनी चाहिए। अर्थात इसके द्वारा उसकी इंटीग्रिटी के अनुरूप ही रिकॉर्ड्स उपलब्ध कराने चाहिए। जैसे मैं यहां पर कहूं कि जो एक जो क्लर्क है मेरी बैंक का, उसको सिर्फ उस यूजर का नाम पता होना चाहिए, उस यूजर की बैलेंस पता होना चाहिए, और कुछ भी पता नहीं होना चाहिए कि उसने कहां ट्रांजैक्शन किया, उसका पूरा नाम क्या है, उसके फोन नंबर क्या है यूजर के, कुछ पता नहीं होना चाहिए। तो अगली बार जब एक क्लर्क किसी व्यक्ति का डेटा एक्सेस करेगा, वो बोलेगा कि इस व्यक्ति का मुझे सारा डेटा दो, तो उसको सारा डाटा नहीं मिलना चाहिए, उसको सिर्फ नाम और उसका अंतिम बैलेंस ही मिलना चाहिए। ये होता है इंटीग्रिटी के अनुसार नियम, जिसे हम कहते हैं नॉन सबवर्जन रूल। इसकी सिक्योरिटी, इसकी सुरक्षा के अनुरूप ही सारे कार्य होने चाहिए। ये हमने आज आरडीबीएमएस के 12 नियम पढ़े, आरडीबीएमएस का बेसिक इतिहास पढ़ा, ओरेकल के बारे में पढ़ा, हमने एसक्यूएल के बारे में पढ़ा, इसका उपयोग क्यों किया जाता है ये सब पढ़ा। ये सब उसके बाद में हम एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, एसक्यूएल प्लस क्या होता है ये पढ़ेंगे, और इसकी सबकी विशेषताएं क्या होती है और कैसे कैसे इनको उपयोग किया जाता है। और थोड़े ही दिनों बाद में हम इसका प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, तब बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से अपन इसको ढंग से समझेंगे भी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसके लाइक करिएगा। एक चीज ध्यान रखें कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी बच्चे हमारे साथ बने रहें, वीडियोस देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा इस कोरोना के दौर में। धन्यवाद, टेक केयर।